नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। हमारी खास चुनावी पेशकश देख रहे हैं आप। 23 में प्रदेश, 24 में देश। भानु प्रतापपुर के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और इन नतीजों के साथ ही कई तरह के कयास लग रहे हैं 2023 को लेकर। भानु प्रतापपुर में कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी 21,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज करने में कामयाब रही, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी जो कि सर्व आदिवासी समाज की तरफ से मैदान में थे, अकबर कुर्राम को 23,371 वोट मिले और इसने भानु प्रतापपुर में जीत और हार का समीकरण तय कर दिया। इस बीच अब यह चर्चा होने लगी है कि क्या 2023 में जब मुख्य विधानसभा के चुनाव होंगे तब भी आदिवासी समाज अपने में से किसी प्रत्याशी को इसी तरह से वोट देकर कांग्रेस और भाजपा का समीकरण क्या बिगाड़ेंगे? क्या इसी तरह से उनकी रणनीति आगे रहने वाली है? चूंकि आदिवासी बाहुल राज्य है और इस राज्य में अगर आदिवासियों की मौजूदगी जिस तरह से भानु प्रतापपुर में देखने को मिली, आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में भी अगर देखने को मिलती है तो उसका क्या असर पड़ेगा, इस बुलेटिन में खासतौर पर इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ में मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट के जरिए इस समीकरण को समझिए। भानु प्रतापपुर में भले ही कांग्रेस की विजय हो गई हो, लेकिन आदिवासियों का संदेश परेशान करने वाला है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि भले ही निर्दलीय उम्मीदवार अकबर कुर्राम को आदिवासियों का पूरा वोट नहीं मिला, लेकिन उनको मिले वोटों ने बीजेपी और कांग्रेस के लिए नई परेशानी जरूर खड़ी कर दी है। दरअसल आदिवासी आरक्षण के मुद्दे को लेकर सामने आई छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों ने फैसला लिया कि भानु प्रतापपुर में सभी गाँव से एक एक प्रत्याशी उतारेंगे, लेकिन कोई प्रत्याशी नहीं उतार पाए और जैसे तैसे अंत में निर्दलीय प्रत्याशी अकबर कुर्राम को समाज की ओर से समर्थन देने जैसी बात हुई। खासकर कांग्रेस भले ही भानु प्रतापपुर जीत गई हो, लेकिन बस्तर और सरगुजा संभाग में सबसे ज्यादा आदिवासी विधायक कांग्रेस के ही हैं। ऐसे में कांग्रेस को सावधानी से इस वर्ग को अपनी ओर साधना होगा। तो वहीं बीजेपी के पास खोने को तो कुछ है नहीं, लेकिन इन इलाकों में अपनी वापसी के लिए इस मुद्दे पर रणनीति जरूर तैयार करनी होगी। हालांकि समय समय पर कई इलाकों से आदिवासी समाज के पदाधिकारी निर्दलीय या समाज के बैनर तले चुनाव लड़ते रहे हैं। ये भी सच है कि ज्यादातर जगहों पर इनको सफलता नहीं मिली है, लेकिन यहाँ के समीकरण जरूर बनते बिगड़ते रहे हैं। ऐसे में इस बार आरक्षण का मुद्दा सरगुजा से बस्तर तक सर चढ़ कर बोल रहा है। इस हालात में देखना होगा कि 2023 के चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी की क्या रणनीति होगी। वहीं आदिवासी अपने आरक्षण के मुद्दे को लेकर किसके पक्ष में मतदान करेंगे, ये तो कौतूहल का विषय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो कुल मिलाकर बहुत महत्वपूर्ण ये चुनाव के जो नतीजे हैं उसकी रोशनी में जानने समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से सर्व आदिवासी समाज ने एकजुटता का परिचय यहां पर देने की कोशिश की, एक प्रत्याशी मैदान में उतारा, निर्दलीय के तौर पर यहां पर चुनाव लड़ रहे थे अकबर राम कुर्राम और 23,000 से ज्यादा वोट हासिल करने में वो कामयाब रहे। क्या यह संकेत दे रहा है कि 2023 में भी जब बिसात बिछेगी तो उसमें आदिवासियों की भूमिका क्या इसी तरह की रह सकती है? इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। संतराम नेताम हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। संतराम जी, बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ में केदार कश्यप से जुड़ रहे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व मंत्री हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ आंकड़ों के लिहाज से भी चीजों को बताएं, चर्चा को शुरू करें उससे पहले। कुल मिलाकर विधानसभा की 90 सीटों में से 29 सीटें आदिवासी आरक्षित हैं, जिसमें बस्तर और सरगुजा ये दो प्रमुख संभाग है जहां सबसे ज्यादा आदिवासी बाहुल इलाके हैं। बस्तर की 12 में से 11 सीटें आरक्षित हैं आदिवासियों के लिए, तो दूसरी तरफ सरगुजा में 14 में से 9 सीटें आरक्षित हैं आदिवासियों के लिए। फिलहाल इन दोनों ही संभागों की सभी सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन कुल मिलाकर आगे आने वाले चुनाव में क्या आदिवासी समीकरण बिगाड़ेंगे, इसके इर्द गिर्द बात करेंगे। हमारे साथ में आदिवासी समाज से भी नेता जल्दी ही जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं जानना चाहेंगे आपसे केदार कश्यप जी, चूंकि परिणाम है अप्रत्याशित हैं, क्योंकि लगातार आपकी तरफ से पूरी ताकत झोंकी गई थी, सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद हार मिली और एक वक्त ऐसा चल रहा था जब हम कल चर्चा भी कर रहे थे तब आपके प्रत्याशी तीसरे स्थान पर चले गए थे और उसके पीछे कारण यही था कि आदिवासी समाज की तरफ से जो प्रत्याशी मैदान में थे उन्होंने बहुत वोट हासिल किए। आगे आने वाले समय में आपको क्या इस चुनौती के रूप में देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? कट गया फिर से लगवा लेंगे जी, ठीक है, उनका फोन शायद कट गया है, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश। संतराम जी, ये चुनौती तो कांग्रेस पार्टी के लिए भी है कि कल के विधानसभा चुनाव में तो भले ही जीत मिल गई उपचुनाव में, लेकिन 2023 में अगर आदिवासियों के इसी तरह के तेवर देखने को मिले और इसी तरह की रणनीति अगर देखने को मिली तो ये चुनौती आपके लिए भी ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा सीटें इस वक्त आपके पास में ही है। संतराम जी, किस तरह से देख रहे हैं?
देखिए, सबसे पहले मैं भानु प्रतापपुर के मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे कांग्रेस पार्टी के विचार और सिद्धांत और हमारे माननीय मुख्यमंत्री के जो विकास के जो बात पर उन्होंने मोहर लगाई है। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं 70% हमारे आदिवासी समाज के लोग भानु प्रतापपुर में निवास करते हैं और एक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये बहुत अफवाह उड़ाया गया था कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ये कहना था कि कांग्रेस की जितने भी क्षेत्र में है कांग्रेस का विरोध हो रहा है और कहीं ना कहीं इनका जो वोट जो है इनका कटेगा। पर भानु प्रतापपुर के आदिवासी समाज के लोग जो 70% निवास करते हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ा जनादेश जो हमारे कांग्रेस पार्टी को और सावित्री मंडावी जी को उन्होंने दिया है। स्वर्गीय मनोज मंडावी जी चूंकि लगातार उन क्षेत्रों में काम किया, उसका ये परिणाम भी रहा है कि सावित्री मंडावी को ये स्वर्गीय मनोज मंडावी के जो विकास कार्य के जो किए गए परिणाम पर उन्होंने मुहर भी लगाया है। और मैं कह सकता हूं लोकतंत्र और प्रजातंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है। मैं सर्वादिवासी समाज के लोगों से ये भी कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र और प्रजातंत्र में कोई किसी को मना नहीं है, चुनौती हमारे लिए नहीं है। चुनौती का सामना हम भानु प्रतापपुर में भी किया और जिस प्रकार से नहीं, लेकिन संतराम जी खड़े हुआ आप चलिए इसको अगर इस तरह से देखें कि कुल मिलाकर 23,000 से ज्यादा वोट अकबर राम कुर्राम ने हासिल किए हैं और जीत का अंतर 21,000 वोटों का था। तो कुल मिलाकर इस तरह से अगर चुनौती के रूप में भी देखें कि अगर आदिवासियों की इसी तरह की रणनीति रहती है, नाराजगी उनकी आरक्षण को लेकर थी, तो आगे आने वाले समय में अगर वो मैदान में उतरते हैं तो क्या इसके लिए कांग्रेस पार्टी से चुनौती के रूप में नहीं देखती? देखिए, अभी ये तो केवल लोगों का कहना है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ये कहना है कि अभी आप देख लीजिए, ये अभी आरक्षण के जो अभी हाईकोर्ट से जो निरस्त कर दिया गया था उसके लिए आदिवासी आंदोलन थे। अब तो हमारी सरकार ने विशेष सत्र बुला के सर्व आदिवासी समाज को 32% आरक्षण दे दिया है। अब सवाल ही पैदा नहीं होता कि आने वाले समय में और कोई इस प्रकार से उनके पास असंतोष का कारण बनेगा। पर हो सकता है अगर आने वाला समय में भी सर्व आदिवासी समाज अगर प्रत्याशी भी खड़े करते हैं तो ये लोकतंत्र में कोई किसी को मनाही नहीं है, कर सकते हैं। पर अभी जो 23,172 वोट जो अकबर भाई को मिला है, वो अकबर भाई अगर स्वयं अगर खड़े होते तो ये इतना वोट नहीं मिलता। समाज सर्वादिवासी समाज जो 32% आरक्षण की बात को लेके गए हैं, तो ये आंकड़ा इतना 23,176 जितना भी अभी आपने बताया, मैं भी जो आंकड़े देख रहा हूं हाँ। उसमें लग रहा है कि ये आदिवासी समाज सर्वादिवासी समाज के हितों के लिए उन्होंने इस प्रकार से उनको मतदान किया था। आने वाला समय में अगर तो कुल मिलाकर संतराम जी कह रहे हैं कि चूंकि अब तो आरक्षण पर एक विधेयक भी पारित करवा दिया है सरकार ने, हालांकि अभी उसमें हस्ताक्षर नहीं हुए हैं राज्यपाल के, लिहाजा वो जो नाराजगी थी उसको कम से कम आगे देखने का मौका नहीं मिलेगा, ये वो कह रहे हैं। केदार जी किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि ये जो परिणाम थे आप लोगों ने पूरी ताकत झोंकी थी भानु प्रतापपुर के इस विधानसभा उपचुनाव को जीतने के लिए, लेकिन जो प्रत्याशी मैदान में थे आदिवासी समाज की तरफ से उन्होंने बहुत सारे वोट हासिल किए। क्या आपको लगता है कि एक फैक्टर ये भी रहा आपकी हार में, या आप इसको आगे 2023 में किस तरह से देख रहे हैं? देखिए हितेश जी, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने षड्यंत्र पूर्वक हमारे प्रत्याशी की छवि को धूमिल करने का काम किया और अनैतिक रूप से चुनाव में जीत जरूर हासिल हुई और जो जनादेश प्राप्त हुआ है हमें उसको स्वीकार करना है। और जहां तक सर्व आदिवासी समाज जो अकबर कुर्राम जी लड़ रहे थे, 23,371 वोट उनको प्राप्त हुए हैं। तो पहली बात तो यह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने ही स्वयं ये कहा कि आदिवासी समाज का कार्य सामाजिक कार्य करना है, रोटी बेटी का कार्य करना है, ये राजनीति न करे। तो ये अभी जैसे हमारे विधायक जी जैसे कह रहे थे कि सबको लोकतंत्र में लड़ने का अधिकार है, तो कहीं ना कहीं से ये डुअल पॉलिसी क्यों हो रही है, किस तरीके से समाज को प्रताड़ित करने का काम ये कांग्रेस पार्टी कर रही है, किस तरीके से उसको एक लोकतांत्रिक दृष्टि से उसको अपना चुनाव लड़ने का अधिकार भी ये सरकार छीनना चाहती है। और जहां तक हमारे विधायक जी भी जानते हैं कि भानु प्रतापपुर में कांग्रेस पार्टी विकास के दम पे नहीं
बल्कि षड्यंत्र पूर्वक चुनाव जीतने में सफल हुई है। ठीक है केदार जी, उस पर तो हम चर्चा कर चुके हैं, इस पर हम कल डिबेट भी कर चुके हैं। हम दरअसल आज इस कार्यक्रम के जरिए ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से आदिवासी समाज की तरफ से इस बार प्रत्याशी मैदान में उतारा गया एक रणनीति के साथ में, और कई सारी तस्वीरें IBC 24 ने भी एक्सक्लूसिव आपको दिखाई थी कि किस तरह से शपथ तक दिलाई जा रही थी कि हमारे ही प्रत्याशी को वोट डालना है। सवाल दरअसल यह है कि अगर इसी तरह की रणनीति 2023 में भी आदिवासियों की तरफ से देखने को मिलती है, क्योंकि अमूमन यह पहला मौका है जब छत्तीसगढ़ में किसी वर्ग विशेष ने अपने किसी प्रत्याशी को मैदान में उतारा, नाराजगी दोनों ही पार्टी की तरफ से थी। अब ऐसी स्थिति में यह अगर रणनीति रहती है तो क्या यह चुनौती साबित हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए या कांग्रेस के लिए चुनौती होगी? आप क्या मानते हैं? नहीं, देखिए, ये चुनौती होगी कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ही सर्व आदिवासी समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय शिशुपाल सोरी जी को, उन्होंने अपना प्रत्याशी बनाया था वो, और उसका वोट भी मिला। और जो सर्व आदिवासी समाज ने पूरा वोट इस कांग्रेस पार्टी को दिया, और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से हमारे समाज के साथ में धोखा किया, ये पूरा समाज ने देखा है। और अब ये समाज को फिर से झुंझुना पकड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो समाज अब भक्का में नहीं आने का है, क्योंकि अकबर खुर्राम ने इसकी शुरुआत की है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से माननीय अरविंद नेताम जी का भी बयान आया, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि आने वाले समय में वो जितने भी कहते हैं ट्राइबल सीटें हैं, उन ट्राइबल सीटों पर कांग्रेस पार्टी के सरकार के विरुद्ध में अपना प्रत्याशी उतारेगी। तो इस पर चिंता करने का काम तो कांग्रेस पार्टी को करना है, सरकार को करना है। और सरकार कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के नेता कल जब से ये परिणाम निकल के सामने आया, वो यही कह रहे थे कि ये तो बी टीम थी, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम थी, नुकसान कांग्रेस का करने के लिए उतारा गया था, लेकिन नुकसान बीजेपी का ही हुआ। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, बी टीम हमारा बी टीम नहीं था भाई, ये तो पहले से ही सर्वादिवासी समाज को इन्होंने उपयोग किया। और उपयोग करने के बाद इनके जो वो थे PL पुरिया जी थे, उन्होंने सर्वादिवासी समाज को ये कहा कि सर्वादिवासी समाज ने हमारा साथ नहीं दिया। ये उनका बयान भी था जब बस्तर में आए थे। लेकिन अब जो स्थिति बन रही है, कहीं ना कहीं से सर्वादिवासी समाज के जो पदाधिकारी हैं, जो नेतागण हैं, वो भी अब सरकार के खिलाफ में जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में, क्योंकि हम लोग तो अभी जो ट्राइबल सीटों पर जिस तरीके से हम लोगों को परफॉर्मेंस होना चाहिए, जिस तरीके से हमारा होना चाहिए, पिछली बार तो सर्वादिवासी समाज ने कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में कांग्रेस पार्टी के समर्थन किया था। अब जब सरकार के विरुद्ध में जाएंगे तो सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। चलिए, मैं आप दोनों से सवाल करूंगा, लेकिन इस वक्त हमारे साथ में फोन लाइन पर अकबर राम खुर्राम खुद जुड़ गए हैं, जो कि जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि उनकी मौजूदगी का कितना असर भानु प्रतापपुर के चुनाव पर पड़ा और आगे 2023 में कितना पड़ेगा। अकबर राम खुर्राम साहब, स्वागत है आपका IBC 24 में। 23,000 वोट आपने हासिल किए, किस तरह की, क्या इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद थी या इससे और बेहतर कर रहे थे? क्या कहेंगे परिणामों को लेकर? हम इससे बेहतर परिणाम की संभावना थी। हम जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त थे, और हमारा थोड़ा सा, चूंकि हम नए थे इसलिए हम थोड़ा सा मैनेजमेंट हमारा ठीक नहीं हो पाया। फिर भी जिस प्रकार से आपका जो समाज है हमको समर्थन दे रहा था, उससे स्पष्ट लग रहा था कि जीतेंगे। लेकिन चुनाव प्रचार के 3 दिन पहले जिस प्रकार से शासकीय मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, उसके कारण हम लोग हारे। सभी सरपंचों को, सभी समूह को, सभी फॉरेस्ट वालों के माध्यम से पैसा बंटवा रहे थे, सब समूह को पैसा दिए, सरपंचों को दबाव डाले। गवर्नमेंट जो कर्मचारी है, वो वीडियो भी हम लोगों ने जारी किया था, जो एक प्रोफेसर था और एक कोई लेखाधिकारी था, जो कांग्रेस का चुनाव प्रचार करने गए थे दुर्गु कोंदल में। तो इस सब चीजों के कारण हम लोग हारे, नहीं तो हम तो जीतते। समाज इस हिसाब से हमको साथ दिया था। अकबर जी, आगे क्या रणनीति रहेगी? आप ये कह रहे हैं कि चूंकि इस चुनाव में तो हमने पहली बार इस तरह का प्रयोग किया, हम नए थे, अनुभव थोड़ा सा कम था, अब अनुभव तो मिला है आपको और अच्छे खासे वोट भी मिले हैं। क्या पूरे प्रदेश में 2023 में जब चुनाव होने जा रहे हैं, क्या रणनीति रहने वाली है आप लोगों की? हम लोग एक प्रदेश स्तर का मीटिंग बुलाने वाले हैं, और इसमें ST SC OBC सभी के साथ सम्मिलित रूप से अगली 2023 के लिए रणनीति बनाकर विचार करेंगे। तो इसलिए आज से क्या अकबर जी ये माना जाए कि 2023 में भी आदिवासी समाज की तरफ से इसी तरह से सभी जगहों पर अपने प्रत्याशी उतारने के बारे में विचार हो सकता है? तो आपकी लड़ाई किससे होगी? कांग्रेस पार्टी से रहेगी या बीजेपी से? हम लोगों का तो दोनों पार्टी से है लड़ाई।
मेन तो अभी जो सरकार में कांग्रेस है तो कांग्रेस से ही आमने सामना ज्यादा है, बीजेपी से भी है और कांग्रेस से भी है। और हम लोग प्रदेश स्तर पे अभी तो विचार विमर्श करेंगे, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, उसके बाद फिर तय करेंगे। ठीक है, आप लाइन पर बने रहिए, चूंकि हमारे साथ में इस वक्त केदार कश्यप जी भी सीधे जुड़े हुए हैं, संतराम नेताम जी भी सीधे जुड़े हुए हैं और हम 2023 की रणनीतियों पर ही बातचीत कर रहे हैं। संतराम जी, आपने सुना अकबर राम को राम कह रहे हैं कि थोड़ी सी हमारी तैयारी और होती तो और हम लोग बेहतर फाइट देने की स्थिति में होते और अगले विधानसभा चुनाव में भी क्या रणनीति रहेगी इसके संदर्भ में भी बातचीत होगी और लड़ाई दोनों से ही है। क्या कहेंगे? देखिए, अकबर भाई को मैं अभी सुन रहा था, उन्होंने बहुत ही अच्छे ही अपना विचार रखे हैं कि प्रदेश लेवल में हम सर्व आदिवासी समाज की बैठक करेंगे, वहां पर तय होगा। तो आने वाला 2023 में क्या रणनीति बनेगा वो भविष्य की बात है। पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि अभी हमारे केदार कश्यप जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी आदिवासियों को प्रताड़ित कर रहा है। मैं उसको एक उदाहरण के तौर में बताना चाहूंगा कि 2018 में जब बस्तर प्राधिकरण का अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री रहा करते थे और इस बार हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे बस्तर के आदिवासियों को, भूपेश बघेल जी ने लखेश्वर बघेल को और मुझे उपाध्यक्ष बनाया और पेशा कानून जो 96 में लागू था उसको नियम नहीं बना पाए। इतने दिनों के बाद हमारे भूपेश बघेल जी ने उस नियम को इस साल दिए हैं। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि वनाधिकार पट्टा, सामुदायिक पट्टा सबसे ज्यादा बस्तर में हमारे कार्यकाल में बटा है। मैं कहना चाहूंगा तेंदू पत्ता का दाम 2500 रुपए से लेकर 4000 का देने का आदिवासियों का काम हमारे। ठीक है अकबर जी, आप लोगों की नाराजगी आरक्षण के मुद्दे पर थी। संतराम जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत काम किया। केदार कश्यप जी से भी बात करते तो वो कहते हैं कि उनकी पार्टी ने भी बहुत कुछ काम किया। तो अकबर जी, जानना चाहेंगे आपसे कि चूंकि मुख्य लड़ाई जो है वो आरक्षण को लेकर थी, एक विधेयक पारित हुआ है, अभी सिग्नेचर के लिए गया हुआ है, आपको क्या उम्मीद है इसको अगर वो चीज हो जाती है तो आपकी नाराजगी यही थम जाएगी या फिर उसके बावजूद रणनीति कुछ रहेगी? नहीं, हम लोगों को जो अभी जो विधानसभा में प्रस्ताव पास हुआ है, हम पहले से ये बात को हम लोग जान रहे थे ऐसे होने वाला है और आगे जाके कोर्ट में फिर अटकने वाला है बात। ये हम लोग पब्लिक को पहले भी बता रहे थे और वही बात आगे चल के होगी, आप देख लेना। अभी हम लोग गांव गांव घूम रहे थे तो जब वृद्धा पेंशन 8 महीने से नहीं मिला है, सब बूढ़े बूढ़ी लोग हमको दिला दो बाबू बोलते थे। मैं बोलता था मैं तो अभी विधायक नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, आपको चुन कर भेजोगे तो मैं जाके विधानसभा में उठाऊंगा। बिजली के जो कनेक्शन है, स्थायी कनेक्शन हजारों पेंडिंग है, कई गाँव में मिला नहीं है, जिसके कारण किसान लोग नाराज थे। केदार जी, बहुत सारे केदार जी क्या कहेंगे? देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए ये आदिवासी सीटों के साथ साथ बाकी तमाम सीटों पर फोकस आप लोग कर रहे हैं। आपने कहा भी कि हम लोग खास रणनीति के साथ काम कर रहे हैं। 29 सीटें ऐसी हैं जो आरक्षित हैं, उसके अलावा भी बहुत बड़ी संख्या सीटों की ऐसी है जहां पर आदिवासी वर्ग तमाम तरीके से समीकरणों को प्रभावित करता है। ऐसे में जो बात अकबर कुर्राम कह रहे हैं कि अभी रणनीति बनेगी, हम मैदान में उतर सकते हैं, तो ऐसे में क्या आप लोगों के लिए भी चिंता इस बात को लेकर नहीं है कि अगर ये मैदान में होते हैं तो नुकसान आपका भी हो सकता है? नहीं, देखिए नुकसान तो जिस तरीके से इन्होंने जो किया है वो तो सबको दिख ही रहा है और संतराम नेताम जी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि आने वाले समय में चुनाव लड़े, तो इस पर चलते अकबर कुर्राम जी इस पर चलते तय करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन जहां तक चलते आदिवासियों के साथ में जो जिस तरीके से धोखेबाजी इस सरकार ने किया है, केपी खांडे को जिसने याचिका लगाई उसको आयोग का अध्यक्ष बनाया, तो ये तो कांग्रेस सरकार में हुआ ना। इस तरीके से जो चलते हैं धोखेबाजी करने का काम दे तो कांग्रेस पार्टी करती है। अभी कह रहे थे कि वो बस्तर प्राधिकरण में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में मेडिकल कॉलेज, जगदलपुर का मेडिकल कॉलेज खुला। उसी तरीके से आपने पेशा के बारे में कहा, तो पेशा तो आप लोगों ने केवल लागू करने की दृष्टि से जो वो थे उसी को लागू किया, बल्कि हमारे यहाँ इन क्षेत्रों में जिस तरीके से वनोपज को लेकर के हो, चाहे वो गौड़ खनिज को लेकर के हो, लगातार जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के लोग जो माफिया लोग यहाँ पर तंत्र चला करके पूरी तरीके से हमारे बस्तर वालों को और आदिवासियों को लूटने का काम कर रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। यहाँ पर हमारे आदिवासी समाज के लोगों को मारने तक की धमकी दी जा रही है, उनको गाड़ने की धमकी दी जा रही है। और तेंदुपत्ता के लिए कहते हैं संतराम जी, आपकी प्रतिक्रिया जो बात केदार जी यहाँ पर कह रहे हैं कि सिर्फ बस्तर के संदर्भ में हालांकि वो बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ बस्तर नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में है। छत्तीसगढ़ की 29 सीटों पर, जहां पर इस वक्त 29 में से 27 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, 2 सीटों पर नहीं है, तो कुल मिलाकर आपके लिए भी बड़ी चुनौतियां रहने वाली है कि इनको बचा के भी रखना है, और अगर ये ऐसा होता है तो फिर आपके लिए क्या रहेगा? देखिए हितेश जी,
मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले से अब हमारे आदिवासी समाज के लोग अच्छे से अच्छे पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं और शिक्षित होते जा रहे हैं। बस्तर के नहीं, पूरे प्रदेश के हमारे आदिवासी अब समझदार हो गए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जानते हैं कि कौन सरकार क्या कर सकता है। तभी तो 29 में 27 हमारे कांग्रेस के लोग चुन के आए हैं। और हमारे खासकर बस्तर में 2013 में 8 सीट हम लोग विधायक बन के आए, 2018 में पूरा 12 सीट, इनका तो सुपड़ा साफ हो गया है। अभी भी देखो उपचुनाव में जिस प्रकार से रिजल्ट हमारे यहाँ के 70% जो आदिवासी समाज के लोग भानु प्रतापपुर में रहते हैं, उन लोगों ने एक बड़ा जनादेश दिया है। हितेश जी केवल और केवल अगर कोई आदिवासी को अगर हितेशी की बात कर सकते हैं, उसके अगर ध्यान रख सकते हैं, केवल और केवल कांग्रेस सरकार कर सकती है, ये मैं कह सकता हूँ। अब हमारे समाज के लोगों चलिए, तो दोनों ही जो नेता हमारे साथ में इस वक्त लाइन पर हैं, केदार कश्यप जी और संतराम नेताम जी, दोनों ये कह रहे हैं कि हमने आदिवासियों के संदर्भ में सबसे ज्यादा फोकस किया है, सबसे ज्यादा काम किया है। तो दूसरी तरफ हमारे साथ में आदिवासी समाज की तरफ से मैदान में उतरे भानु प्रतापपुर के प्रत्याशी अकबर राम कुर्राम भी थे। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई बीजेपी से भी है और हमारी लड़ाई कांग्रेस से भी है। रणनीति बनेगी, हम तय करेंगे कि 2023 में भी क्या भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव की तरह ही मैदान में उतरना है या नहीं। और अगर उतरते हैं तो जाहिर सी बात है कि समीकरण तो बिगड़ेंगे। अब किसके समीकरण बिगड़ेंगे, इसका इंतजार आपके साथ हमें भी रहेगा। फिलहाल आप दोनों का और बल्कि तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो इंतजार कर सकते हैं कि 2023 के जब नतीजे निकल के सामने आते हैं और जब रणनीति बन रही होगी तो सर्व आदिवासी समाज की तरफ से क्या रणनीति रहती है। जी केदार जी, फाइनल कमेंट धन्यवाद के बाद बोलेंगे जी। तेज जी, जी कांग्रेसियों ने जिस तरीके से हमारे आदिवासियों को प्रताड़ित किया है, जिसके कारण से सर्व आदिवासी समाज को चुनाव में खड़ा होना पड़ा, और लगातार जो घटनाएं यहाँ पर चक्का जाम, धरना प्रदर्शन, और जिस तरीके से तो हम बात कर रहे थे कि जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी को चिंता करना है। कांग्रेस पार्टी ने हमारे आदिवासियों के साथ में जिस तरीके से धोखा किया है, जिस तरीके से इन्होंने फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया केदार जी, एक बार फिर से बहुत शुक्रिया। संतराम नेताम जी आपका भी शुक्रिया, अकबर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।